हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहा था। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या है, इसके पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने देखा आवेश क्या होते हैं, आवेश के प्रकार हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा विद्युत धारा क्या होती है, उसके दिशा के बारे में जाना, उसके मात्रक के बारे में जाना। हमने बहुत डिटेल 3 वीडियो के लेक्चर में विद्युत धारा तक पढ़ा और उसके ऊपर आधारित हमने 1-2 न्यूमेरिकल भी किए, अंकित प्रश्नों को हल किया। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपका है विभवांतर के ऊपर, विभवांतर और विभव। तो आज हम पढ़ेंगे विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है। तो आपको मैं एक बात बता दूं बेटा कि सबसे पहले विभव नहीं आता बेटा, सबसे पहले आपका विभवांतर आया है। याद रखिएगा, विभव अलग चीज़ है बेटा और विभवांतर अलग। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम विभव नहीं पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे, क्योंकि विभव विभवांतर की परिभाषा से जन्म लेता है। अगर आप विभवांतर अच्छे से समझ गए तो विभव आपको समझना आसान हो जाएगा। आप लोगों ने जैसे बैटरी देखा होगा, वैसे आपको मैं बता दूं कि विभव नाम की कोई चीज़ होती नहीं, ये हमारी तरफ से कल्पना की गई परिभाषा होती है विभव। एक्चुअल में होता है आपका विभवांतर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने बैटरी लिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा बैटरी पर बेटा 2 टर्मिनल पाए जाते हैं, 2 आपके टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा निगेटिव टर्मिनल। अगर वाकई में विभव होता तो केवल और केवल एक ही टर्मिनल होता, 2 टर्मिनल नहीं होते। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ विभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है तो बेटा वो विभवांतर। विभवांतर होता है क्या, 2 विभवों के 2 बिंदुओं के विभवों के अंतर को हम क्या कहते हैं बेटा, विभवांतर। उसे कैसे परिभाषित करते जरा ये देखते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास एक बिंदु है जिसका बिंदु का नाम मैंने मान लिया पॉइंट आपका ए है, और बेटा हमारा दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ क्या है, बी है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा आपका बी है। अब हमने क्या किया, एक बिंदु पर आवेश को रख दिया Q, एक बिंदु पर आवेश क्या रख दिया Q, और इस आवेश को मैं बिंदु बी से कहाँ ला रहा हूँ, ए तक। जाहिर सी बात है, अगर किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले आएंगे तो ले जाने में कोई कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। आप ही कोई वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते तो कार्य करते कि नहीं करते हैं। ऐसे ही जब किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो इसको ले जाने में कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ता है। और मान लिया बेटा हमने वो कार्य क्या है आपका W है, क्या है W है। तो हमने मान लिया एक आवेश Q को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W है। तो बेटा जो ये W है ये किया गया आपका क्या है, कार्य है। तो विभवांतर क्या कहता है कि जहां से आप बिंदु आवेश को लाते हो, जहां से आप इस आवेश को लाते हो, लाकर जहां रखते हो वहां का विभव और माइनस प्रारंभिक विभव। मैं मान लेता हूं बिंदु A का विभव VA और बिंदु B का विभव क्या है बेटा, VB है। बिंदु A का विभव क्या है, VA है, और बिंदु B का विभव क्या है, VB है। तो परिभाषा क्या होगा, एक आवेश को या किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, VA माइनस VB बराबर W/Q। ये परिभाषा होता है बेटा आपका विभवांतर का। किसी एक आवेश को, यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तब उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे, VA माइनस VB बराबर W/Q। याद रखना यहाँ पे इस वाले विभव में से किसको घटाएंगे, लास्ट में आवेश जहाँ लाकर रखोगे वहाँ का विभव माइनस प्रारंभिक विभव। समझ में आ रही बात, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। अंतिम विभव कहाँ पे पहुँचे, यहाँ जहाँ लाकर आवेश को रखते हो वहाँ के विभव को हम लोग प्रारंभिक विभव से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। वो क्या कहलाता है आपका विभवांतर। तो क्या बोलोगे, यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, विभवांतर कहते हैं। क्या कहोगे, यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो ले जाने में जो किया गया कार्य है और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। बात समझ में नहीं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, यहां से लिखो, यदि किसी आवेश को, यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए, दूसरे बिंदु तक
ले जाया जाए, ले जाया जाए तो ले जाने में, ले जाने में, तो ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी बेटा कि हमने क्या लिखा परिभाषा, यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु से ले जाया जाए तो ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश को अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ये विभवांतर VA माइनस VB कैसे लिखोगे, इस आवेश को जहां लाकर रख रहे हो वहां का विभव माइनस प्रारंभिक विभव। जैसे मान लो हमारे पास एक बिंदु यहाँ पे क्या है C है और यहाँ पर एक बिंदु क्या है बेटा आपका D है। आवेश हमने रख दिया Q यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मैंने मान लिया कार्य कितना है आपका W है, तो विभवांतर कैसे लिखोगे, पहले बताओ कहाँ से कहाँ लेके गए, D से C तक, तो लिखोगे कहाँ ले गए C तक, तो VC माइनस VD बराबर W अपान Q। ये आपका बेटा फार्मूला हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर आप इसी आवेश को C से D तक ले जाते तो फार्मूला क्या होता, जब C से D तक ले जाते तो बेटा होता VD माइनस VC, क्योंकि अब की बार आवेश को कहाँ ले गए D पे, जहाँ पर ले जाते वहाँ का विभव और माइनस जहाँ से लेकर गए हैं। तो अगर आप C से D तक ले जाते हो तो D का विभव माइनस VC बराबर हो जाएगा आपका W अपान Q। तो ये बेटा आपका आ जाता है विभवांतर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते क्या है, विभवांतर के मात्रक के बारे में। विभवांतर का मात्रक देखो क्या होता है, ये बेटा कार्य है। कार्य का मात्रक आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जूल होता है। क्या होता है, जूल। और बटे का मतलब होता है बेटा प्रति। आवेश का मात्रक मैंने बता रखा है कूलाम होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा बेटा इसका मात्रक, जूल प्रति कूलाम। और इसका एक और नाम होता है या वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। आपके विभव का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का जूल प्रति कूलाम होता है या वोल्ट होता है। इसके अन्य भी मात्रक है बेटा इस विभवांतर के, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। जैसे अन्य छोटे मात्रक बड़े मात्रक भी हैं। पहला आपका आता है 1 मिली वोल्ट। एक काम करिए, पहले आप लोग इतना नोट करिए बेटा, फिर हम आपको इसके मात्रक के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप आप लोग नोट कर लिया होगा। या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं विभवांतर के अन्य मात्रक। विभवांतर के बेटा अन्य मात्रक क्या क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं विभवांतर के मात्रक क्या होते हैं। विभवांतर के मात्रक, तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। विभवांतर के मात्रक क्या क्या होते हैं। पहला आपका होता है बेटा 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने खूब बढ़िया से बताया था मिली का मतलब क्या होता है। मिली का मतलब होता है बेटा 10 की घात -3 से गुणा करना। तो 1 मिली वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात -3 वोल्ट, है ना, 10 की घात -3 वोल्ट। दूसरा क्या होता है बेटा आपका मात्रक, अच्छा मिली वोल्ट को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं पहले ये भी देख लो। एक हो गया, मिली को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और वोल्ट को V से, तो बेटा 1 मिली वोल्ट बराबर हो जाएगा 10 की घात -3 वोल्ट। दूसरा मात्रक आता है बेटा 1 माइक्रो वोल्ट। और मैंने बताया माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 से गुणा कर देना। जो लोग मेरी प्रीवियस ईयर की प्रीवियस क्लास देखे उनको बड़े अच्छे से पता होगा। 1 माइक्रो वोल्ट को कैसे लिखते हैं भैया, 1 माइक्रो ऐसे यू की तरह बनाते हैं और यू को थोड़ा सा ऐसे नीचे खींच देते हैं, तो माइक्रो और वोल्ट का क्या है वी। तो 1 माइक्रो वोल्ट बराबर बेटा होता है 10 की घात -6 वोल्ट। और फिर आपका आता है बेटा तीसरा 1 नैनो वोल्ट। 1
नैनो वोल्ट। तो बेटा एक नैनो वोल्ट को कैसे लिखते हैं, एक नैनो के लिए स्मॉल m और वोल्ट के लिए v। तो एक नैनो वोल्ट बराबर हो जाता है बेटा 10⁻⁹ वोल्ट। अब इसके कुछ बड़े मात्रक है बेटा, वो भी देख लो। बड़े मात्रक, ये सब कैसे मात्रक थे, ये सब बेटा आपके छोटे मात्रक थे। कैसे थे, छोटे मात्रक। अब आपका आता है बड़ा मात्रक, जैसे 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट कैसे लिखोगे, 1 के से किलो और v से वोल्ट। तो 1 किलो वोल्ट बराबर बेटा आपका आता है 10⁻³ वोल्ट, जिसे कहते हैं 1000 वोल्ट। फिर बेटा आपका आता है 1 मेगा वोल्ट। मेगा वोल्ट, एक मेगा को बेटा कैपिटल एम से डिनोट करते, ध्यान देना। मिली में स्मॉल एम, मिली मतलब छोटा होता है, इस वजह से हमने छोटे एम से प्रयोग किया, और मेगा मतलब बड़ा होता है, इस वजह से हमने कैपिटल एम से प्रयोग किया है। तो 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है बेटा 10⁶ वोल्ट। तो ये बेटा आपके कुछ मात्रक होते हैं, और भी मात्रक होते हैं, हमें वहाँ तक नहीं जाना है, लेकिन आपके क्लास 10th लेवल में ये 6 मात्रक आपको, 5 के 5 मात्रक आपको याद होने चाहिए। किसके मात्रक होते हैं बेटा, विभवांतर के मात्रक होते। विभवांतर का जो मात्रक होगा वही बेटा आपके विभव का भी मात्रक होता है। जो मात्रक विभवांतर का होता है वही मात्रक किसका होता है, विभव का भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विभवांतर से ही विभव का जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ अभी मैं आपको बताऊंगा। विभवांतर से किसका जन्म हुआ है, विभव का जन्म हुआ है। तो आप होप आपको ये विभवांतर समझ में आया होगा कि क्या होता है। और याद रखना बेटा, एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना ये बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, विभवांतर के कारण ही, ध्यान से सुनना, विभवांतर के कारण ही, विभवांतर के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है। अगर बेटा धारा का प्रवाह होना है, अगर धारा का प्रवाह होना है तो विभवांतर का होना ज़रूरी होता है। जैसे समझो आप लोग जो बैटरी खरीद के लाते हो, उस बैटरी में एक धन सिरा होता है और एक क्या होता है, ऋण सिरा। मतलब एक धनात्मक आपका टर्मिनल होता है और दूसरा आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, उन दोनों के विभवों में अंतर होता है। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसे धनात्मक टर्मिनल बोलते हैं, उसका विभव ज़्यादा होता है, और जो आपका ऋणात्मक विभव है उसका जो है विभव क्या होता है, कम होता है। जिसकी वजह से उन दोनों खूंटियों के बीच में, उन दोनों टर्मिनल के बीच में बेटा विभवांतर पैदा हो जाता है। विभवांतर मतलब विभवों का अंतर। अब एक का विभव ज़्यादा है, दूसरे का विभव कम है, तो आपको पता है बेटा विभवांतर आना तय है। और उसी विभवांतर की वजह से जब आप उसमें कोई तार जोड़ देते हो, तार के सहारे कोई बल्ब जोड़ देते हो, तो जैसे सर्किट कंप्लीट होती है, परिपथ पूरा होता है, उसके अंदर क्या आ जाती है बेटा, एक धारा आ जाती है। तो धारा वहाँ क्यों, अगर वही दोनों का विभव हम बराबर कर दें, जो आप बैटरी लाते हो, अगर उन दोनों, जो बैटरी के दोनों टर्मिनल है, जिसे एक पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और एक नेगेटिव टर्मिनल, अगर दोनों का विभव हम बराबर कर दें तो बेटा आप चाहे बल्ब लगाओ चाहे फैन लगाओ, कुछ भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों के विभव क्या हो जाते हैं, समान हो जाएंगे। इस वजह से प्लस वाले के विभव को हम ज़्यादा रखते हैं और नेगेटिव वाले विभव को कम रखते हैं, ताकि उनके बीच एक विभवांतर आए, विभवों का अंतर आए, जिसके कारण क्या हो जाए, धारा प्रवाहित हो। और धारा प्रवाहित होगी तो बेटा आपका बल्ब भी जलेगा, फैन भी चलेगा, और भी आपके घर जो उपकरण लगे हुए हैं वो भी आपके चलेंगे उस बैटरी की सहायता से। तो आई होप आपको विभवांतर के बारे में पूरा समझ में आया होगा। तो ये विभवांतर के कुछ मात्रक थे। अब हम पढ़ेंगे, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे विभव के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं विभव के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा विभव क्या होता है। जो मात्रक मैं इसका लिखवाया हूँ वही मात्रक बेटा विभव के भी होते हैं, उसके लिए कोई अलग से मात्रक नहीं होता है। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हम लोग विभव। पहली हेडिंग क्या है आपकी, विभव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पोटेंशियल। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा अभी हम ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी हमने क्या किया, अगर हमारे पास बेटा एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है आपके पास, बी है। एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है आपका, बी है, और हमने एक आवेश को क्या रख दिया, यहाँ पर आवेश रख दिया क्यू। और हम क्या कर रहे थे, इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ला रहे और ले जाने में किया गया क्या, हम क्या मान रहे थे, W मान रहे थे। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा था बेटा, विभवांतर मिल रहा था। क्या मिल रहा था,
तो इन्होंने क्या कहा, विभवांतर, और हमने मान लिया यहाँ का विभव क्या है बेटा, VA है, और यहाँ का विभव क्या है, VB। तो इन्होंने क्या किया, विभव को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित कीजिए, विभव को। तो विभव परिभाषित करना तो किसी एक बिंदु का परिभाषित करोगे। देखो विभवांतर के लिए कम से कम 2 बिंदु होना जरूरी है कि नहीं है, तभी तो अंतर लाओगे विभवांतर में। तो 2 बिंदु नहीं होंगे और दोनों बिंदु का अपना विभव नहीं होगा तो विभवांतर आएगा। कभी आप बैटरी में एक खूंटी देखे हो, नहीं देखे ना। अगर एक खूंटी होता तो वो विभव कहलाता, 2 खूंटियाँ इसका मतलब विभवों का अंतर है। तो इन्होंने कहा कि मुझे एक बिंदु का विभव बताओ। तो अगर एक बिंदु का विभव हमें बताना तो ध्यान से सुनना। अभी जो हमने इसको लेकर के आए हैं फार्मूला विभवांतर का लिखा है, वो क्या लिखा है बाबू, हमने ये लिखवाया है, अगर इस आवेश को यहाँ से हम ला रहे हैं तो यहाँ का विभव और माइनस यहाँ का विभव बराबर किसको होता है बेटा, W/Q। यही तो विभवांतर में भी हमने आपको पढ़ाया, यही तो पढ़ाया ना। अब हमें एक बिंदु का विभव परिभाषित करना है। क्या करना है, एक बिंदु का विभव परिभाषित करना है। तो बताओ इसे हमें 0 करना पड़ेगा कि नहीं। अगर ये किसी तरीके से 0 हो जाए, अगर हम कह रहे हैं VB बराबर क्या कर दूं हम 0 सॉरी, अगर हमने VB बराबर क्या कर दिया बेटा 0, तो बताओ VA बराबर क्या आ जाएगा, VA बराबर आपका आ जाएगा W/Q। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो भैया मेन मुद्दा आया कि अगर हम VB 0 कर देते हैं तो VO बराबर क्या आ जाता है, W/Q। मतलब एक बिंदु का विभव परिभाषित हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अब मुद्दा ये है कि हम इस VB को 0 कैसे करें। तो जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह लोग तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये बात, यदि कोई बिंदु अनंत पर है, कहाँ है, अनंत पर है, तो उसका विभव क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। उन्होंने क्या बोला, यदि कोई बिंदु कहाँ है, अनंत पर है, तो उसका विभव क्या माना जाएगा, 0। तो क्यों ना हम इस बिंदु को कहाँ लेकर चले जाएं, अनंत पे। कहाँ लेकर चले जाएं, अनंत पे। और जब इस बिंदु को अनंत पर हम ले जाएंगे और अनंत से जब आवेश को यहाँ तक लाएंगे तो ले जाने में जो किया गया कार्य है और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कह देंगे, विभव। क्योंकि जैसे बिंदु B को अनंत पे ले जाएंगे, जैसे बिंदु B को कहाँ ले जाएंगे, अनंत पे, तो इस बिंदु B का विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जैसे उसका विभव 0 होगा बेटा, तो यहाँ VA बराबर मिल जाएगा कि नहीं, W/Q। एक बिंदु का विभव परिभाषित हो जाएगा। तो हम वही करने जा रहे हैं। तो अब परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब इस बिंदु B को यहाँ से हम हटाएंगे और कहाँ ले जाएंगे, अनंत पे। कहाँ ले जाएंगे, मान लो ये आपका क्या है बेटा, अनंत है, और मैं यहाँ ले गया और बिंदु B को रख दिया, ठीक है ना। अब बिंदु B का विभव क्या होगा, VB होगा, और VB किसके बराबर हो जाएगा, अब 0 के। और हमने एक आवेश यहाँ क्या रख दिया, Q। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। तो क्या लिखोगे, अब देखो, अब इस आवेश को एक बिंदु से नहीं ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, अनंत से। कहाँ से ला रहे हो, तो जब किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लो ये बिंदु कहाँ स्थित है, मान लो बेटा आपका ये बिंदु कहाँ स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में। कहाँ स्थित है बेटा आपका ये, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। बात समझ में आई। तो क्या कहोगे, जब किसी एक आवेश को, यदि किसी आवेश को कहाँ से लाओगे, अब अनंत से। जब किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, या ऐसे बोलो, अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश को, अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव कहते हैं। ध्यान से सुनना, विभव विभवांतर में बस फर्क इतना है कि अगर विभवांतर होगा तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाओगे, तो जो ले जाने में किया गया कार्य है और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कह देंगे, विभवांतर। लेकिन विभव के केस में आवेश को कहाँ से लाओगे आप, अनंत से। तो क्या परिभाषा होगा, जब किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले आया जाता है तो ले आने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव कहते हैं। तो जरा चलो हम लिखते हैं। देखो आवेश कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, कहाँ तक, A तक। तो कहाँ लाए, A तक, तो क्या हो जाएगा, VA। कहाँ से ला रहे बाबू, अनंत से ला रहे, तो माइनस V अनंत बराबर किसको हो जाएगा, W/Q के। और मैंने अभी बताया अनंत पर कोई बिंदु है तो उसका विभव क्या हो जाएगा, 0। तो VA बराबर कितना आ जाएगा, VA बराबर क्या आ जाएगा, W/Q। बात समझ में आई कि नहीं आई।
आया नहीं आया? इसका भी सेम मात्रक वही होता है जो मात्रक उसका होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी आवेश को अनंत से ले आया जाता है तो ले आने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी, ठीक है ना? तो याद रखना ये बात, जब किसी आवेश को अनंत से ले आया जाता तो ले आने में किया गया कार्य वो भी कहाँ ले आया जाता? वैद्युत क्षेत्र में। क्या कहोगे? जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे लिख लो, जब किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ले आया जाता है। कहाँ? जब किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर ले आया जाता है तो ले आने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत विभव कहते। तो परिभाषा डायग्राम से याद रखो, वहां रटने वाला काम ना करो। क्या करना आपको? परिभाषा इस डायग्राम से याद रखो। कैसे याद रखोगे आप परिभाषा डायग्राम से? कैसे याद रखोगे? देखो, आवेश कहाँ है बेटा? अनंत पे है। आवेश कहाँ है? अनंत पे। तो अब आवेश कहाँ से ला रहे हो? अनंत से ला रहे हो। कहाँ ला रहे हो? वैद्युत क्षेत्र में। तो क्या लिखोगे? जब किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले आया जाता है तो ले आने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये रहा बेटा हमारे पास विभव और विभवांतर। तो देखो, विभव का जन्म कहाँ हुआ? विभवांतर से हुआ। कैसे? जब हम आपका विभवांतर पढ़ रहे थे तो हम आवेश को क्या कर रहे थे? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे। जो दूसरा बिंदु था उसको उठाकर हमने कहाँ रख दिया? अनंत पर। तो वो क्या बन गया आपका? वैद्युत विभव बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट करिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और आगे का हम लोग क्लास देखते हैं, आगे क्या हमें पढ़ना है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए अब हम लोगों ने पढ़ते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा देखते हैं। जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ी थी, ऐसे इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे 1 वोल्ट क्या होता है। तो सबसे पहली बात बता दूं आपको, हमने आपको पढ़ाया विभव बराबर क्या पढ़ाया बेटा? हमने आपको पढ़ाया विभव बराबर आपका होता है W/Q। यही तो पढ़ाया ना? और बेटा विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है विभव का मात्रक? वोल्ट, मैंने बताया। और ये W क्या है बेटा? कार्य है। क्या है? कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। समझ में आई बात नहीं आई? और आवेश का मात्रक क्या है बेटा आपका? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। अब आपको क्या परिभाषित करना है? आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर मैं लिख देता हूं। वोल्ट बराबर आपको पढ़ाया गया है विभव बराबर आपको पढ़ाया गया है, देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया विभव बराबर W/Q। ये पढ़ाया। विभव का मात्रक क्या होता है बेटा आपका? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और जूल का ये जो कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा आपका? जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यही तो बताया ना आपको। आपको परिभाषित क्या करना है? 1 वोल्ट। क्या परिभाषित करना है? 1 वोल्ट। तो सबके आगे क्या लगा दोगे? 1। तो ये क्या बन गया बेटा आपका? 1 वोल्ट। क्या बन गया? 1 वोल्ट। अब क्या कहोगे? जब 1 कूलाम आवेश को ले आने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव कितना होगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यदि किसी 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो
तो उस बिंदु का विभव कितना होगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। बात समझ में नहीं आई। यदि 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो वो क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर विभव आपका क्या होगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लीजिए परिभाषा क्या हो जाएगा आपका, कि लिखो परिभाषा हो जाएगा बाबू आपका, यदि 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यदि किसी 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा बेटा आपका, 1 वोल्ट होगा। ये आपका 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। परिभाषा यहाँ से याद रखो, यदि 1 कूलाम का आवेश ले जाने में 1 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती हो, तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो आप वो भी परिभाषा लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, वो भी। क्या बोला मैंने, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अब आता है कि इस विभव को मापते किसी यंत्र से हैं। समझ में आ रही बातें? तो याद रखिएगा, विभवांतर या विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का कैसे साइन होता है बेटा, तो ऐसे गोला बनाते हैं और V लिखते हैं, 2 टर्मिनल ऐसे खींच देते हैं, प्लस, और ये क्या है, वोल्ट मीटर का प्रतीक है। तो क्या कहोगे, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहोगे, जो आपका विभवांतर है उसको किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा है कि भैया वोल्ट मीटर को मापा जाता है, लेकिन इसे लगाया किस क्रम में जाता है, तो परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो लिखोगे वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, समांतर क्रम में। परिपथ के कहाँ लगाया जाता है, समांतर क्रम में। समझ में आई बात नहीं आई? तो वोल्ट मीटर को परिपथ के कहाँ लगाया जाता है, समांतर क्रम में। मान लो, जरा समझो कैसे समझेंगे इस बात को, कैसे समांतर क्रम में लगाएंगे, इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए भाई। मान लीजिए ये हमारे पास परिपथ है एक, और इस परिपथ में मान लो एक ये बल्ब लगा है और ये क्या लगा, ये रेजिस्टेंस। और बेटा ये परिपथ में क्या लगा दिया हमने, बैटरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बैटरी का बेटा पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, धनात्मक, और ये कौन सा है, ऋणात्मक टर्मिनल है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हम आपको बताते हैं कैसे लगा। चलिए देखते हैं बाबू हम लोग। तो हमने बताया वोल्ट मीटर को कहाँ लगाया जाता है, परिपथ के समांतर क्रम में। अब हमने एक परिपथ बना दिया, परिपथ बना दिया, तो परिपथ में क्या क्या लगा है बेटा आपका, एक बल्ब लगा है और ये क्या लगा है, प्रतिरोध। अब हमने कहा कि बल्ब क्या, वोल्ट मीटर से हमें माप के बताओ कि ये जो बल्ब है कितना वोल्टेज ले रहा है, या इस बल्ब में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज लग रहा है इस बल्ब को जलाने में, उस वोल्टेज को हमें बताओ। तो क्या करोगे, वोल्टेज को मापने के लिए किसका प्रयोग करोगे, वोल्ट मीटर का। किसका प्रयोग करोगे, वोल्ट मीटर का। तो बेटा हम करेंगे क्या, इस बल्ब के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज लग रहा है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वोल्ट मीटर का। क्योंकि हमने अभी पढ़ा वोल्टेज को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। अब बात है वोल्ट मीटर लगाएंगे कैसे, तो हमने बोला वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से टर्मिनल निकालेंगे और यहाँ कनेक्ट कर देंगे क्या आपका
वोल्ट मीटर, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव, ऐसे जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, बल्ब के समांतर क्रम में। कैसे लग गया ये बल्ब के समांतर क्रम में। तो जब यहाँ से धारा जाएगी, इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, जो भी विभवांतर हो रहा होगा, लग रहा होगा इसमें, ये वोल्टमीटर अपना रीडिंग दे देगा। ऐसे वोल्टमीटर बना होता, वोल्टमीटर में इसे सुई होती है बेटा, ऐसे डिफ्लेक्शन करेगी और आपको बता देगी कितना वोल्टमीटर है। मान लो अगर आपको इस प्रतिरोध का निकालना होता तो इस प्रतिरोध को ऐसे हम जोड़ देते वोल्टमीटर इसके समांतर क्रम में, ये। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम वोल्टमीटर को परिपथ के या जिस उपकरण में, देख लो ध्यान से, परिपथ में कई उपकरण लगे हुए हैं, तो ये उपकरण हो गया, ये भी उपकरण हुआ। तो जिस उपकरण का आपको वोल्टेज मापना है, उस उपकरण के समांतर क्रम में हम क्या लगा देंगे बेटा, वोल्टमीटर लगा देंगे। तो जब वोल्टमीटर लगा देंगे तो समांतर क्रम में, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, इसका विभवांतर। तो याद रखना, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, और वोल्टमीटर को जिस उपकरण का वोल्टेज निकालना होता है, उस उपकरण के कहाँ लगा देते हैं, समांतर क्रम में। या सीधे याद कर लो, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। आई होप आपको बेटा ये मेरी बातें समझ में आई होगी। ऐसे क्या होता है, यहीं पे सुन लो, समझ लो कुछ बातें मेरी। वो क्या है कि मान लो अगर आपको धारा मापनी हो, क्या मापनी हो, धारा। तो ध्यान से सुनिएगा, धारा मापने के लिए क्या बोलोगे, धारा मापने के लिए, धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखना, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किसको, धारा मापने के लिए एमीटर को। तो मान लो अगर इसमें धारा मापना होगा, इस वाले में, अब मैं वोल्टमीटर को हटा रहा हूँ, मान लो अगर बेटा यही परिपथ है हमारे पास, और इसमें क्या करना है, हमें इसमें हमें धारा मापना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा करके क्या लगा देंगे बेटा, आपका एमीटर। क्या लगा देंगे, एमीटर। तो ये एमीटर लग गया किसके, परिपथ के श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार से ये एमीटर क्या करेगा, हमें इसके अंदर जितनी धारा जा रही होगी हमें बता देगा। तो जिस उपकरण का हमें धारा निकालना है, वो धारा का मान निकालना, उस उपकरण के सीरीज में हम क्या लगा देते हैं, श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं, एमीटर लगा देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है? आई होप आपको ये पूरी बातें हमारी आपको समझ में आई होंगी। तो ये पूरा था आपका बेटा विद्युत धारा में वोल्टेज, विभव और विभवांतर। आप इसे नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के, चाहे वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। जस्ट इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। इन तीन चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे आपका प्रतिरोध क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अपकमिंग लेक्चर में, इसके आगे वाले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या होता है। अगर हम इसी में आपको पढ़ाने लग जाएंगे प्रतिरोध क्या होता है, तो बेटा ये लेक्चर आपका वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा, जो आपको प्रॉब्लम होगी देखने में। इसलिए हम लोग इस वाले लेक्चर को चालक, अचालक, अर्धचालक पढ़ा करके इस वाले लेक्चर को बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं, और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप पहले इतना नोट करिए, फिर उसके बाद चालक, अचालक हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं चालक क्या होते हैं। तो चालक क्या होते हैं, जरा पहले इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें धारा सुगमता, या लिखे हिंदी में, या इसका मतलब क्या होता है, आसानी से प्रवाहित हो, आसानी से प्रवाहित हो उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। ध्यान रखना भाई, वे पदार्थ जिनमें धारा सुगमता से या आसानी से प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, हम लोग चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक। अब बात आई कि सर ऐसे कौन से पदार्थ है जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित होगी। तो बेटा धारा सुगमता से उस पदार्थ में प्रवाहित होती है जिस पदार्थ में, हमने क्या बोला, धारा उस पदार्थ में सुगमता से प्रवाहित होती है जिसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा, सबसे अधिक होती है। तो क्या कहोगे, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा सुगमता या आसानी से प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, चालक। और ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इसका एक परिभाषा और बन सकता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो याद रखना, चालक पदार्थ में, ध्यान से सुनना, चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है या बहुत अधिक होती है। तो इस बात को नोट करके लिख लो भाई। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है उसे हम चालक कहते हैं। क्योंकि भाई देखो, धारा तब प्रवाहित होगी जब आपका आवेश एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह होगा। मैंने आपको पहले बता रखा है, जब हमने आपको धारा पढ़ाया था तो मैंने बेटा आपको बताया था धारा क्या होती है। तो हमने परिभाषा पढ़ा था, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा कब आएगी, जब आवेश का प्रवाह होगा। आवेश प्रवाह का मतलब क्या होता है बेटा, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा कैसे, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश होता है। ये बात मैंने बहुत अच्छे से डिटेल इसके पहले वाले लेक्चर्स में देख रखा है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी आवेश का प्रवाह होगा, और जब आवेश का प्रवाह होगा तभी क्या प्रवाहित होगी, धारा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा अगर धारा अच्छे से प्रवाहित करवानी है। तो बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा मात्रा में जाएंगे उतना अच्छा धारा प्रवाहित होगा। इसलिए हम कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है उसमें धारा प्रवाह बहुत अच्छी होती है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम लोगों ने चालक को कई प्रकार से वर्गीकृत किया है, कई पदार्थ को हमने वर्गीकृत किया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बेटा देखें तो आपका जो चालक होता है, चालक के अंतर्गत तांबा आता है, चांदी आता है, और क्या आता है बेटा आपका, एल्यूमिनियम आता है। जितने भी आपके धातु पदार्थ होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, चालक होते हैं। जितने भी धातु पदार्थ हैं, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब क्या है बेटा, चालक पदार्थ है। क्या है ये सब, चालक पदार्थ है। क्यों चालक पदार्थ है, क्योंकि इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अब बात आई सर ये अलग अलग पदार्थ है तो सबसे बढ़िया धारा किसमें प्रवाहित होगा, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा बेटा बढ़िया प्रवाह किसमें होता है, चांदी में होता है। क्यों, क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन सभी पदार्थों की तुलना में अधिक पाई जाती है। तो हमने आपको बताया जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा आवेश प्रवाह, और जितने ज़्यादा आवेश प्रवाह होंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या आएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। समझ में आई बात। तो इस वजह से अलग अलग होते हैं। इसलिए चांदी के बाद दूसरा क्या है बेटा, तांबा है, इसलिए आप लोग देखते हैं। फिर क्या है बेटा आपका, एल्यूमिनियम है। तो पहले नंबर पर चांदी, दूसरे पर तांबा, तीसरे पर क्या बेटा आपका, एल्यूमिनियम है। तो चांदी में सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु हम इसका प्रयोग हर जगह नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि चांदी आपका बहुत महंगा होता है। लेकिन कहीं कहीं पर दो धातु जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ टाँका लगाने के लिए काम करते हैं। जैसे इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में जब टाँका लगाना तो उसके अंदर के वाइंडिंग वाइंडिंग वगैरह में, तो वहाँ हम क्या का प्रयोग करते हैं, चांदी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट आपका सबसे अच्छा आपका चालक पदार्थ माना जाता है। इससे धारा का लॉस, धारा की हानि नहीं होती है। आप लोग जब फैन पंखा उंखा लेने जाते हो तो आप लोग कहते हो मुझे पंखा बाइंडिंग जो चाहिए वो किसकी चाहिए, वो आपकी हमें चाहिए तांबे के वायर की। किसकी चाहिए बेटा, आपके तांबे के वायर की चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा जो आपका तांबा था बेटा वो दूसरे नंबर पे था और चांदी कहाँ था, पहले नंबर पे। तो इस प्रकार से हर एक पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है किसके आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। तो ये आपका चालक था जिसके अंदर क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे अधिकतम होती है और सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अब एक पॉइंट और समझ लीजिए बेटा, यहीं पर मैं बता देता हूँ। चालक पदार्थ के तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। याद रखना,
जब किसी चालक तार को हीट किया जाए, उसको टेम्परेचर दिया जाए, तो उस चालक तार का या उस चालक प्रतिरोध का, चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब बेटा चालक पदार्थ के एकरास तापमान बढ़ाया जाता है तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये था बेटा आपका चालक होते क्या आपके क्लास 10th लेवल पे। इतना ही है, बस मैंने आपको इतना बता दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे अचालक क्या होते हैं। चलिए आप इसे नोट करिए फटाफट। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बेटा देखते हैं अब की बार हम लोग इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर जिसे बोलते हैं हम लोग अचालक। हमने क्या लिखा है, वे पदार्थ जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित ना हो या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर धारा का प्रवाह आसानी से ना हो। अब धारा का प्रवाह आसानी से क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा है धारा का प्रवाह तभी होगा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अचालक एक ऐसा पदार्थ होता है बेटा जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो याद रखना, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धारा आसानी से प्रवाहित ना हो, और या ये भी कह सकते हैं एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो। नगण्य मतलब ना गिनने के योग्य ही ना हो, मतलब उसे ना के बराबर आपके इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अचालक कहते हैं। तो आपको देख रखा होगा, लिख रखा है, अचालक पदार्थ के तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो जब किसी अचालक पदार्थ को हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर देंगे। क्या देंगे बेटा, टेम्परेचर, हीट देंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो उस अचालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा, और धीरे धीरे धारा बढ़ेगी। चलो अगर समझना चाहते हैं तो इसके बारे में हम आपको समझा देंगे, कैसे जरा देख लो। अगर बेटा ये आपका नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, चारों ओर कक्षाओं में गति करते रहते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, हम लोग अगर नीचे से हीट दिए, क्या दिए बेटा, हीट। सोचना जरा मेरी बात, अगर मैंने यहाँ से क्या दिया, हीट दिया, तो होगा क्या, जैसे हीट देंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन आवारा की तरह इस नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। कैसे, आवारा की तरह। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, कुछ आपके आवारा दोस्त भी होते हैं ऐसे, जिनको आप कह देते हैं ना कि हाँ भैया चलो कुछ समोसा वमोसा खिलाएंगे और चलो मार्केट, वो तुरंत पाते हैं, लालच चक्कर में निकल जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है इस नाभिक के चारों ओर आवारा की तरह। इसको जैसे बाहर से हल्की सी एनर्जी मिलती है, बाहर निकल जाता है। जैसे आपके दोस्त आपके साथ निकल जाते हैं, वैसे ये भी क्या करता है बेटा, बाहर निकल जाता है। और जैसे ये बाहर निकल जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएंगे बेटा, यही सारे इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएंगे तो यही इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, मतलब हिंदी में बोले तो क्या बन जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो ये गति करना चालू कर देंगे, और गति करेंगे तो बेटा आवेश का प्रवाह होगा, और आवेश का प्रवाह होगा तो क्या बन जाएगी, विद्युत धारा। और जैसे विद्युत धारा आएगी तुरंत प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है यदि किसी अचालक पदार्थ के तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, धारा का मान बढ़ता है। जैसे सूखी लकड़ी ले लो, कांच ले लो, रबड़ ले लो, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी आपने देखा होगा आपके घरों में जो हीटर आता है, हीटर में जिसमें आप वो हीटर वायर ऐसे ऐसे जोड़ा होता है, वो भी बेटा चीनी मिट्टी का बना होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो नाइक्रोम वायर आप लगाते हो हीट के लिए, उस नाइक्रोम वायर में धारा प्रवाहित होती है, और हमें उसको इस प्रकार के बर्तन में रखना होता है, इस प्रकार के आपके पात्र में रखना होता है, जिससे उस पात्र में कोई करंट ना फ्लो, उसको छूने से हमें करंट ना मारे। तो वहाँ प्रयोग किया जाता है बेटा चीनी मिट्टी। आप लोगों ने घरों के बाहर जो खंभे लगे उसमें से तार जाती थी पहले, नंगा वायर। अब तो मान लो केबल लग गया, लेकिन इसके पहले जब केबल नहीं लगी थी बेटा, तो वहाँ पे जो वायर जाते थे, जो नंगे तार थे, उसको एक खंभे से दो लोहे के खंभे भी लगे होते थे। तो उस लोहे के खंभे को बचाने के लिए कि वो जो नंगा तार है उस लोहे के खंभे से सटे ना, कहीं अगर लोहे के खंभे में सट गया तो वहाँ से पूरी करंट आ जाएगी। इस वजह से लोहे के खंभे में एक हमें चीनी मिट्टी का ऐसे गोल सा हम लोग लगाते थे, जिसके अंदर से वायर जाती थी। ऐसे मान लो खंभा है, खंभे में ऐसे गोल सा लगाते थे, और इसके अंदर से क्या होती थी, वायर पास करती थी। जो गोल सा लगा होता तो उससे बेटा हम लोग कहते हैं चीनी मिट्टी का बना हुआ है, पोर्सिलीन का बना हुआ है, जिसके अंदर से हम नंगे तार को भेजते हैं। वो बेटा क्या होता है, अचालक पदार्थ होता है। तो ये आपका हो गया अचालक। आई होप आपको समझ में बेटा आया होगा। अचालक हो गया। एक और बचा बेटा अर्धचालक, उसे भी हम पढ़ते हैं, पहले आप इसे इतना नोट कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते बाबू ये अर्धचालक क्या होते हैं। तो हमने लिख रखा है वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं, परंतु ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है सर,
हमने बोला अगर आप कोई अर्धचालक ले आते हो, कोई अर्धचालक ले आओ, अगर आप ले आकर ऐसे रख दिए तो सामान्य अवस्था में बिल्कुल बेटा वो आपके आवेश को प्रवाह नहीं करेंगे। लेकिन यदि उसके क्रॉस हम टेम्परेचर बढ़ा दें, उस अर्धचालक को कहीं लगा करके उसके हीट को हम बढ़ाते जाएं, तो जैसे हम हीट बढ़ाएंगे तो होगा क्या, उसके क्रॉस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने से बेटा क्या होगा, वो आवेश का प्रवाह करने लगेंगे। कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, गति करते रहते हैं। तो जब हम नीचे से बेटा हीट देते हैं, जब हम नीचे से क्या करते हैं, हीट देते हैं हम लोग, तो क्या होता है, हीट देने से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देते हैं, बाहर निकलना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और आवेश का प्रवाह होने लगता है। बात समझ में नहीं आई? तो सामान्य अवस्था में रहेगा ऐसे। अगर मान लो मैं हीट यही ना दूं, ये हीट दूँ ही ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाएंगे। लेकिन जैसे हमने इसको हीट दे दिया, जैसे हमने इसे हीट दिया, तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन जो अभी घूम रहे थे ये ऊर्जा पाकर कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गए, ये सभी इलेक्ट्रॉन, ये जो सब इलेक्ट्रॉन है सब बाहर निकल जाएंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे बेटा, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपके जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे तुरंत इसके अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो ये सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर और अर्धचालक लाकर रख दो, उसमें आवेश प्रवाह नहीं होगा। आवेश प्रवाह कराओगे कब तक नहीं होगा, जब उसको हीट नहीं करो। इस वजह से हमने बोला है कि जो सामान्य अवस्था में, अचालक कैसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते परंतु ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। याद रखना, अर्धचालक की बेटा जो चालकता होती है वो चालक से कम और अचालक से ज़्यादा होती है। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना यहाँ पे, अर्धचालक की चालकता चालक से कम, चालक से कम तथा अचालक से ज़्यादा होती है, चालक से ज़्यादा होती है। कहोगे सर चालकता का मतलब क्या है? तो बेटा चालकता का मतलब ये होता है जो जितना बढ़िया धारा प्रवाहित करेगा उसकी चालकता उतनी ही अच्छी होगी। जैसे तांबे में और चांदी में पूछे किसकी चालकता अच्छी है, तो कहोगे सर चांदी की चालकता सबसे अच्छी होती है क्योंकि चांदी में धारा का प्रवाह बहुत अच्छा होता है। जबकि बेटा आपके तांबे में चांदी की अपेक्षा धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है या उसकी अपेक्षा में धारा कम प्रवाहित होता है, इसलिए आपके तांबे का जो चालकता वो कम है चांदी की अपेक्षा में। ऐसे अगर हम तांबा और एल्युमिनियम ले लें तो तांबे का बेटा चालकता अच्छी होगी, एल्युमिनियम की चालकता अच्छी नहीं होगी क्योंकि एल्युमिनियम में धारा उतनी आसानी से प्रवाहित नहीं होती जितनी धारा आसानी से प्रवाहित किसमें होती है, तांबे में। तभी तो आप जो फैन लेने जाते हो, कोई चीज़ लेने जाते हो, तो आप क्या कहते हो, मुझे कॉपर की बाइंडिंग वाली फ़ैन चाहिए, एल्युमिनियम की बाइंडिंग वाली नहीं चाहिए। क्यों कहते हो? क्योंकि बेटा आप जब एल्युमिनियम वाली लोगे तो उसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न होता है, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा उत्पन्न होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा होगा और हीट ज़्यादा होगा तो बेटा क्या होगा, आपकी बाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए आप चाहते हो हम कॉपर की बाइंडिंग ले ताकि कॉपर की बाइंडिंग में जब धारा जाए तो ज़्यादा हीट ना हो। ज़्यादा हीट उत्पन्न क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका प्रतिरोध एल्युमिनियम की तुलना में कम होगा, जिसकी वजह से वो हीट नहीं होगी और हीट नहीं होगी तो तार आपका जल्दी बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, जिससे आपकी बाइंडिंग सुरक्षित बनी रहेगी और आपके ज़्यादा दिन तक आपका फैन चलेगा। इस वजह से बेटा हमने क्या बोला, जिसकी धारा जितनी ज़्यादा बढ़िया बहेगी उसकी चालकता उतनी ज़्यादा होगी। तो बताओ अर्धचालक में चालक की तुलना में अच्छी धारा बहती है? नहीं बहती ना। इसीलिए हमने बोला अर्धचालक की चालकता चालक से क्या है, कम है, परंतु अचालक से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि अचालक की तुलना में अर्धचालक में धारा अच्छी प्रवाहित होती है। इसलिए हमने बेटा बोला कि अर्धचालक की चालकता चालक से कम और अर्धचालक से क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरी बात हमने बोला तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तो हमने आपको बता रखा है बेटा, जब किसी चालक अर्धचालक में तापमान आप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा और धारा का मान बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने आपको बता दिया बेटा, बहुत प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दोनों अर्धचालक हैं, परंतु सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है आपका सिलिकॉन। कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये बहुत कम हीट लेता है और ये अधिक हीट।
तो इसके बारे में आपको चर्चा नहीं करनी है। याद रखना सबसे बढ़िया अर्धचालक कौन सा माना गया है? सिलिकॉन। क्या माना गया? सिलिकॉन। सिलिकॉन में बहुत अच्छी धारा प्रवाहित होती है कंपेयर टू जर्मेनियम के, इसलिए आपके जो मेमोरी चिप वगैरह बनते हैं वो किसके ऊपर बनते हैं? सिलिकॉन का ही बनाया जाता है। समझ में आई बात? इसके ऐसा क्यों? तो ये बात आप लोगों में नहीं है, इस वजह से नहीं बता रहे। तो जर्मेनियम आपका बेस्ट सेमीकंडक्टर माना जाता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती है तो उसमें सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक अच्छा सेमीकंडक्टर, एक अच्छा अर्धचालक माना जाता है कौन? सिलिकॉन। इसके गुण बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। समझ में आया? और याद रखना अर्धचालक वही होते हैं जिसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बेटा? 4। मैं बात लिख देता हूं, जितने भी बेटा अर्धचालक हैं उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और जो चालक हैं उसके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। 1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और जो अचालक है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, मतलब 5, 6, 7। तो जो चालक होते हैं उनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3। और चालक होते कौन है? सभी धातुएं क्या होती हैं? चालक होते हैं। इसका मतलब सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अंतिम कोश में? 1, 2, 3। तो आप धातु पता कर सकते हो जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने आ जाए लास्ट सेल में? 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन तक आ जाए। या तो 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में, या 2 या 3। तो ये क्या कहलाएंगे? चालक। अगर अंतिम कोश में किसी पदार्थ के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बेटा अर्धचालक होगा। और यदि अंतिम कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो क्या होगा? आपका अचालक कहलाएगा। तो ये पूरा आज हमने क्लास के वीडियो में पूरे, हालांकि वीडियो लेंथी थोड़ा हो गया है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आज ये जो लेक्चर आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप बहुत ही अच्छे ढंग से नोट्स भी बना सकते हैं इस लेक्चर को देख करके। मैंने बहुत अच्छे ढंग से सारी बात को डिस्कस किया है। बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे। और प्रतिरोध का एक तरफ से कह सकते हैं हम लोग पोस्टमार्टम कर डालेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके नियम है और कैसे इसका हमें सब कुछ देखना होगा। सारी बातें चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं बेटा हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।